किसान आंदोलन खत्म होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन के भविष्य पर फैसला हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को 5 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। केंद्र ने अपने प्रस्ताव में न्यूनतम समर्थन मूल्य, केस की वापसी और बिजली विधेयक पर अपना रुख साफ किया है। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि MSP पर कमेटी बनाई जाएगी, साथ ही आंदोलन के वक्त दर्ज हुए मुकदमे वापस होंगे। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से केस वापस लेने का समय पूछा है। इसके साथ ही पंजाब की तर्ज पर मुआवजा देने की भी मांग की है। बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐतराज किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की शर्त को लेकर है। सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि आंदोलन समाप्ति की शर्त पर ही किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि सरकार को इस तरह की शर्त नहीं लगानी चाहिए, बल्कि किसानों पर केस वापस लेने की तय तारीख बतानी चाहिए। अगर सरकार केस वापसी की तारीख बताती है तो किसान अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। पेंशन को सरकार को नहीं लगाना चाहिए। सरकार को ये कहना चाहिए कि हम 5 दिन बाद पर्चे केसेस वापस ले लेंगे और हम कहेंगे चलो हम उठ जाते हैं। बोले सरकार को कमिटमेंट इन पर्टिकुलर कंक्रीटली करनी चाहिए जो भी करना है, क्योंकि केसेस का मामला बहुत बड़ा मामला है आंदोलनकारियों के लिए। अगर उसमें कोई भी केस लोग जेलों में गए और गए तो उसकी दिक्कत हो। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को स्पष्ट प्रस्ताव भेजना चाहिए, साथ ही ये भी बताना चाहिए कि कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। इसके साथ टिकैत ने ये भी कहा कि सरकार को किसान नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। प्रस्ताव ये था कि हम सारी बात मान लेंगे, आप उठ जाओ। मतलब अजीब आए थी भी, उठ जाओ सारी बात मान लेंगे। ये 12 महीने से बैठाई क्यों रखे। MSP पे भी बताई कि कमेटी बनाएंगे और लोग भी रखेंगे, संयुक्त मोर्चे की भी रखेंगे। स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट बताओ ना कि क्या क्या आप करोगे, खोल कर बताओ। उसमें बैठ के बातचीत होती होगी टेबल पे या हुई हो जा। अगर ये किसान नाराज होगा गांव का कि तुम हमारे से बात नहीं करते, हम तुम्हारे से बात नहीं कर देंगे, जब क्या होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस केस में जैकलीन फर्नांडिस से एक बार पहले भी पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले रविवार को उन्हें देश से बाहर जाते वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। पूरा मामला सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी का है। सुकेश चंद्रशेखर से जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी जुड़ा है। ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि सुकेश ने जैकलीन को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच आगरा घूमने आए 45 विदेशी पर्यटकों का पता नहीं चल रहा है। जिला प्रशासन ने इनकी तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए 4 रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी इनकी तलाश में जुटी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए शहर में आने वाले सभी विदेशी सैलानियों की स्कैनिंग की जा रही है। ये सैलानी नवंबर महीने में आगरा आए थे, लेकिन अब उनका पता नहीं चल पा रहा है। कुछ और रिस्क वाले देशों से आए लोगों को ट्रेस करना भी मुश्किल हो रहा है। मुंबई से सटे ठाणे जिले में रिस्क वाले देशों से आए 318 में से 109 विदेशी यात्री गायब हो गए थे, जिनमें से 12 अभी भी नहीं मिले हैं। बेंगलुरु में भी अफ्रीका से लौटे 57 में से 10 यात्रियों को सिस्टम ट्रेस नहीं कर पा रहा है। रायपुर में भी ऐसे देशों से लौटे 180 में से 44 यात्री लापता हैं। यूपी के हरदोई जिले में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 38 लोग विदेश से वापस लौटे हैं, जिनमें से 14 का एड्रेस गलत निकला है। देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। IIT कानपुर के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी तीसरी लहर के लिए वार्निंग जारी कर दी है। IMA ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 10 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। It is mandatory requirement that all these healthcare professionals and the frontline workers shall be given a boosted dose to enhance their immunity. IIT कानपुर ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया है कि जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन गनीमत ये रहेगी कि ये तीसरी लहर कम असरदार होगी। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र को पत्र लिखकर कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में 3 सुझाव दिए हैं।
शिवसेना नेता ने एक पत्र में केंद्र से बूस्टर शॉट्स की अनुमति देने, टीके के अंतर को कम करने और ओमिक्रॉन खतरे का हवाला देते हुए टीकाकरण के लिए कट ऑफ उम्र 15 करने का सुझाव दिया है। मथुरा में मंदिर को लेकर बयानबाजी तेज हो रही है। ताजा बयान आया है यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का। उनका दावा है कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी जल्द भगवान कृष्ण का दिव्य मंदिर बन जाएगा। का मंदिर यदि मथुरा में नहीं बनेगा तो लाहौर में थोड़ी बनेगा, रावलपिंडी में थोड़ी बनेगा। यहाँ तो भगवान कृष्ण का मंदिर बनना ही चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रही बयानबाजी और सियासत के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के मांट में रैली करेंगे। ये रैली मांट में जावरा रोड पर स्थित श्री ब्रिज आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान में होगी। आज लोकसभा में सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने वाला बिल पेश होगा। इस पर हंगामा हो सकता है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया है। ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। बिल से पहले सरकार ने अध्यादेश के जरिए फैसले को लागू किया था। संसद में आज भी सांसदों के निलंबन पर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग लगातार उठा रहा है, लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं है। संसद के क्षेत्र सत्र में लगातार ये मुद्दा गर्मा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के गोरखपुर में 9,600 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने खाद कारखाने, एम्स और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा यूपी जानता है कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब रहा है। इन्हें माफियाओं को छूट देने के लिए, जमीन कब्जाने के लिए और आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए सरकार चाहिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि लाल टोपी बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है। पूर्व सीएम ने कहा है कि साल 2022 के चुनाव में यूपी में बदलाव होगा, लाल का इनकलाब होगा। इसके साथ मेरठ में जयंत चौधरी के साथ साझा रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि हम तमाम रंगों का गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं, जबकि उनके पास सिर्फ एक ही रंग है जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं, और वहीं दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे दिया है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी का पहला घोषणा पत्र जारी करेंगी। ये घोषणा पत्र महिलाओं के लिए होगा। प्रियंका गांधी ने पहले ही ऐलान किया था कि पार्टी एक घोषणा पत्र पूरे प्रदेश का बनाएगी और महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र बनाएगी। कांग्रेस का महिलाओं से जुड़ा घोषणा पत्र आज जारी होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि बगैर कांग्रेस के कोई भी गठबंधन बीजेपी के खिलाफ काम नहीं कर सकता। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर ऐसा कोई गठबंधन बना तो कांग्रेस के साथ भी एक गठबंधन सामने आएगा, जिससे बीजेपी को ही फायदा होगा। संजय राउत के इस बयान से ममता बनर्जी की गैर कांग्रेसी दलों को इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने की उम्मीदों को झटका लगा है। कांग्रेस के सिवा यूनिटी नहीं हो सकती। अगर कोई इस प्रकार से अलग फ्रंट बनाया गया तो कांग्रेस की लीडरशिप में दूसरा फ्रंट तो काम करेगा ही ना। पंजाब में नए गठबंधन की सुगबुगाहट के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। पंजाब चुनाव पर शुरुआती चर्चा के बाद रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी जाएगी। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेपी नड्डा की मुलाकात हो सकती है। कश्मीर में बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना ने जबरदस्त युद्धाभ्यास किया। तीनों सेनाओं के जवानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये शक्ति प्रदर्शन 9,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हो रहा है। चिनार कोर ने कश्मीर घाटी की इस ऊंची चोटी पर वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन का अभ्यास किया। अभ्यास में भारतीय नौसेना के इन्फेंट्री, द स्पेशल फोर्सेज और मार्कोस के सैनिक शामिल थे। राजस्थान में कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। आज संगीत और मेहंदी सेरेमनी है।
9 दिसंबर यानी कल कटरीना और विक्की कौशल शादी के बंधन में बंध जाएंगे और 10 दिसंबर को एक ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी है। आज संगीत सेरेमनी में कटरीना और विक्की कौशल दोनों की तरफ से जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। स्टेज पर ग्रूम और ब्राइड साइड के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है। दोनों के परिवार वाले भी परफॉर्मेंस देंगे। समस्तीपुर में 3 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक मौत के जिम्मेदार जहरीली शराब है। तीनों लोग एक शादी समारोह में शामिल हुए थे, जहां इन लोगों ने शराब का सेवन किया था। वहां से लौटने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी। एक शख्स की मौत गांव में ही हो गई थी, जबकि दूसरे की मौत समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में हो गई। वहीं तीसरे शख्स को पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हरियाणा के सिरसा में कोचिंग संचालक एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक देर शाम कोचिंग सेंटर बंद कर घर लौट रहा था, तभी हमलावरों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि उसका अपने ससुराल पक्ष के साथ विवाद चल रहा था और इसी के चलते हत्या की गई है। मृतक के पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग छात्रा ने एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर पर रेप का आरोप लगाया है। छात्रा के मुताबिक आरोपी डॉक्टर उसे अपने निजी नर्सिंग होम में काम करने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे। नर्सिंग होम जाने पर डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। इसके लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है। झांसी स्टेशन पर आरपीएफ ने एक शख्स से 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की है। आरपीएफ को खबर मिली थी कि महाकौशल एक्सप्रेस में एक संदिग्ध यात्री सफर कर रहा है। चेकिंग की गई तो यात्री के पास से भारी तादाद में कैश बरामद हुआ। इस शख्स ने खुद को सर्राफा कारोबारी बताया, लेकिन वो रकम से संबंधित दस्तावेज नहीं दे सका। इस पर आरपीएफ टीम ने उसे इनकम टैक्स विभाग के सुपुर्द कर दिया। हुगली के पौष इलाके श्रीरामपुर में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। फ्लैट में फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने सीढ़ियों के सहारे बाहर निकाला। इस दौरान धुएं से दम घुटने की वजह से कुछ लोगों की हालत बिगड़ गई। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमारत के निचले तल्ले में मौजूद जूते के गोदाम में आग भड़की थी, जो ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गई। उत्तराखंड में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है, जहां कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आई है। रुद्रप्रयाग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जहां केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ में ढका है। वहीं चमोली में भी ताजा हिमपात ने इलाके को बर्फ से ढक दिया। घरों में बर्फ की सफेद चादर जम गई तो गाड़ियों पर भी बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी हो गई है। जहां ये औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, तो वहीं पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। पिछले 4 दिनों से लगातार बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब 3 से 4 फीट बर्फ के आगोश में आ गया है। हिमाचल में भी बर्फबारी तेज हो गई है। मनाली में हुई ताजा बर्फबारी से समूची घाटी सफेद चादर से ढक गई है। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटन चहक उठे हैं। मनाली में पिछले साल 12 दिसंबर के बाद बर्फबारी हुई थी, तो वहीं इस साल 1 सप्ताह पहले ही बर्फबारी ने यहां आए पर्यटकों के चेहरे खिला दिए। बर्फबारी के बाद समूची घाटी का तापमान काफी नीचे चला गया है। बर्फबारी के बीच सोलंग नाला में खेलों की धूम मच गई है। यहां पहुंचकर पर्यटन स्नो स्लेज, स्नो स्कीइंग, स्नो स्कूटर, माउंटेन बाइक, पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी जैसी खेलों का आनंद ले रहे हैं। मंडी जिले के बरोट गाड़ा गुसेड़ी में भी सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है और बर्फ की फाहें गिरने का दौर जारी है। हिमाचल की हंसी वादियां बर्फ की सफेद चांदी से गुलजार है। बारिश और बर्फबारी से जिला में कड़ाके की ठंड है। हालांकि पर्यटक और स्थानीय लोग पहली बर्फबारी का खासा आनंद ले रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से जिला में कड़ाके की ठंड है। पेड़, घरों की छतें भी सफेद नजर आ रही है। वहीं शिमला में भी मौसम की पहली बर्फबारी ने यहां आए सैलानियों की खुशी कई गुना बढ़ा दी है। जम्मू और कश्मीर में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग इलाका सफेद चादर में ढक गया। बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ है और कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। वहीं राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड को बंद करना पड़ा, जिसके बाद बर्फ हटाने का काम जारी है।
भारत के अलावा दुनिया के कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मॉस्को पूरी तरह से बर्फ से ढकने लगा है। घरों की छतों से लेकर गाड़ियों तक बर्फ की चादर जमने लगी है, जहां लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है।